नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मैं हिंदी की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें सिर्फ 20 पार्ट होंगे और उन 20 पार्टों में अगर डीएसएसबी का आपने एग्ज़ाम भरा है, एचएसएससी का एग्ज़ाम भरा है, यूपी टेट वगैरह, एसटेट वगैरह जो सिंगल डे के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए सफिशिएंट होगी हिंदी। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको मास्टर नहीं बना रहा हूं हिंदी में, मैं सिर्फ ये आपके लिए एग्ज़ाम बेस्ड कराऊंगा। एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आज पहला पार्ट है, इसलिए मैं इसमें वर्ण रचना के बारे में डिस्कस करूँगा। A to Z पॉइंट कर लेंगे और अगले जो पार्ट आएगा इसका उसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है कि लाइक ज़रूर करके जाएं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो की आपको पहले मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन करें जो आपको बेनिफिट ही देगा। कहीं ना कहीं PDF वगैरह भी आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, मैं सिर्फ डीएसएसबी यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन और सारे एग्जाम जो सिंगल डे के वो कवर हो जाएंगे। सिर्फ 20 लेक्चर आपको पढ़ने हैं और पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट 20 नंबर की हिंदी आएगी। 20 में से मैं आपको 14 नंबर प्लस दिलवाने वाला हूँ। डीएसएसबी का अगर आपने टीचिंग का कोई एग्जाम भर रखा है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये टीचिंग की स्पेलिंग गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा। चलिए, वर्ण रचना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं पहले यहीं पे कर लेता हूं। मैं आपसे पूछना चाहूं कि कुल हमारे वर्ण होते कितने हैं, तो आप बोलोगे वर्णमाला में 52 होते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं आपसे पूछूं कि मूल कितने हमारे होते हैं? 44। आपको याद रखना है कैसे, मूल वाले, ठीक है। ये तो हमारे कुल हैं, कुल हमारे हैं 52 और मूल हमारे कितने हैं? 44। अब बच कितने गए? हमारे 8 बच गए जो कि हमारे एक्स्ट्रा में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मूल में 2 प्रकार से मिलकर बना है। कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे पास कितने हैं? 11। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यंजन हमारे पास कितने हैं तो आप बताओगे 33। अब ये काउंटिंग आप बिल्कुल एक बार ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये सब कंप्लीट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन आए कुल कितने हमारे होते हैं वर्ड, तो आपको बताना है 52। हमारे मूल कितने होते हैं वर्ड, तो आपको बताना है 44। हमारी मूल स्वर कितने होते हैं तो आपको बताने हैं 11। मूल व्यंजन कितने होते हैं आपको बताना है 33। और ये 8 वालों का सीन मैं आपको आगे क्लियर करता हुआ चलूंगा। चलिए, पहली स्लाइड है यहां पर। हम पढ़ेंगे क्या, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वर्ण से शुरू करते हैं। वर्ण होता क्या है? देखो, वर्ण उस ध्वनि, ये यहां पे मैं कर रहा हूं, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं होते, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहें। जैसे आ, क्या तोड़ पाओगे इसको? आ तोड़ पाओगे इसको? जो क है, क को तो तोड़ लोगे, क से कबूतर जो आप लिखते हो इसको तो तोड़ लोगे। कैसे? आधा का प्लस आ, इसमें तोड़ लोगे। लेकिन जो हलंत वाला का है इसे नहीं तोड़ पाओगे। हलंत वाला का मतलब आधा का, ठीक है। आधे का को हलंत भी लगा दोगे। अगर आप इसको इस तरीके से लिख लो या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे वर्ण उसे कहते हैं जिसको तोड़ नहीं सकते। तो आ, बड़ा आ, क में हलंत वाला, मतलब छोटा का, छोटा ख, च, छोटा क, च, ठीक है। ये सारी चीज क्या है? हमारे वर्ण है, ठीक है। इतनी बात अभी आप याद रखिएगा। वर्ण को 2 भागों में तोड़ा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने? मूल स्वर होते हैं हमारे 11 और मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। ये आपको बात याद रखनी है। अगर स्वर की बात की जाए, स्वर क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से हो जाता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ, कोई रुकावट आई? आ, कोई रुकावट आई? ऊ, कोई रुकावट आई? नहीं आई। तो ये क्या है? हमारे स्वर। आपको याद रखना है। वैसे ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, लेकिन कभी पूछ ले तो इसके लिए भी तैयार रहना है। दूसरी डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। मतलब आ में किसकी सहायता लेते हो? किसी की नहीं। तो तुम कहोगे अच्छा क में किसकी लेते हैं? तो बताया तो भैया मैंने, क में देखो छोटा का होता है और फिर आ होता है, छोटा वाला आ। इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा का, लेकिन आज किसी से मिलकर नहीं बनता, तो इसलिए इसे स्वर कहते हैं। दोनों डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछी गई है कि सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे आपके में।
अगर मैंने आपको क्या बताया 11 होते हैं, देखो वैसे टोटल तो ये होते हैं 13, आ उ ये जितने भी है ना, ये सारे मिलाकर तो है 13, लेकिन हमारे 11 मूल हैं। मूल कौन से? आ ई उ री ए ओ। लेकिन आपने एक और पढ़ा होगा, अंग आहा। अंग पढ़ा है ना, अंग ऊपर वाली ऊपर बिंदी और आहा, ये पढ़े हैं दोनों, तो ये दोनों तो हमने काउंट ही नहीं किए। तो आपको याद रखना है 13 होते हैं टोटल और 11 होते हैं मूल। इन 11 के बारे में बात करेंगे और इन दोनों की बात बाद में करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको 11 पता चल गया मूल, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था। हाँ, अब मैं बोलूं, इनको हमने डिवाइड कर रखा है किस में, कुछ कैटेगरी में काट रखा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब ये होते क्या है? अगर मैं आपको बोलूं ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व स्वर वो स्वर होता है जिसको बोलने में थोड़ा मतलब कम समय लगता है। जैसे आ समय लगा, ई उ छोटा वाला, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, री, ये सारे हमारे क्या हो गए? ह्रस्व स्वर, जिनमें बहुत कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर की बात की जाए तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में मतलब इससे डबल समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर से डबल समय लग रहा है। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ये इनको रोकिए अभी। तो इनको याद रखिए, आ ई डबल समय लग रहा है, ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर, आपको याद रखना है। और मैं आपको बोलूं प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर क्या? इनको बोलने में इसमें डबल समय लगता है, तो इसमें कितना? 3 गुना समय। प्लुप्त स्वर में को बोलने में 3 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। 3 है हमारे पास, भैया, ओम, हे, ये 3 हमारे हो गए कौन से? प्लुप्त स्वर, आपको याद रखना है। जैसे ओम है ना, ओम को हम कैसे बोलते हैं? पूरा इस तरीके से बोलोगे ना, ओम, तो बहुत समय लग रहा है। तो ये 3 आपको समझ आए। लेकिन एक और पूछा जा सकता है आपको कि संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है जो 2 या 2 से अधिक से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अब ए जो आपको दिख रहा होगा, ए किससे मिलकर बना है? मुझे स्लाइड लगानी चाहिए थी, चलिए मैं अगली में क्वेश्चन कराऊंगा तब लगा दूंगा आपके लिए कि जो हमारा ए होता है ये किससे बनता है? ये हमारा बनता है आ और बड़ा आ प्लस ई और बड़ी ई, मतलब आ, बड़ा आ और बड़ी ई और छोटी, इनसे मिलकर बनता है। मतलब कि ए अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? ए बराबर होता है आ प्लस ई, ये क्या होगा? ए। अगर मैं बोलूं आ, बड़ा आ और बड़ी ई, ये भी क्या होगा मेरा? ए। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर मैं बोलूं कि ए किससे मिलकर बनता है, तो सेम चीज, आ और आ प्लस ये किससे बना है? ए, जो छोटा वाला ए, और अगर इसके बड़े वाला ए लगा दिया तो इससे भी ये मिलकर बनेगा। कौन सा? हमारा ये बड़ा वाला ए। अगर ओ की मैं बात करूं तो ओ किससे मिलकर बनता है? आपको याद रखना है, ओ हमारा किससे बनता है? आ, बड़ा आ प्लस हमारा ऊ और बड़ा ऊ। आपको बात याद रखनी है। अगर मैं ओ की बात करूं, इसे हटाता हूं, अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ किससे बनता है? चलिए इसकी बात करें तो आ, मतलब देखो आ और बड़ा आ तो सब में है, प्लस ये बनता है हमारा ओ और ओ से, ओ और ओ से। ठीक है, आपको बात याद रखनी है। ठीक है, बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा। अगली में मैं स्लाइड भी लगा दूंगा, आपके लिए और ज्यादा आसान होगा। तो हमने क्या पढ़े? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और संयुक्त स्वर, यही याद रखने। ये आप बिना बात में मत याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में डबल समय लगता है। और प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है, वो हमारे प्लुप्त स्वर होते हैं, आपको याद रखना है। और मैंने आपको बता दिया है, ओम जो होता है वो हमारा दीर्घ प्लुप्त स्वर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे लिए क्या है? अब ये इनकी कैटेगरी दिखा रखी है, प्लुप्त स्वर के बारे में यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था पिछली स्लाइड में। अब हम पढ़ते हैं, देखो, अंग और आहा के बारे में। 11 के बारे में तो पढ़ लिया हमने, जो 11 हमारे स्वर थे उनके बारे में पढ़ लिया। 2 स्वर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे टोटल होते हैं 13 स्वर। 13 में 11 होते हैं मूल और 2 होते हैं एक्स्ट्रा में। जो एक्स्ट्रा में होते हैं उनको कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह स्वर। अब वो कौन से होते हैं? अंग और आहा। अंग को कहते हैं अनुस्वार और वो सेकंड, मतलब जो आहा होता है उसे कहते हैं विसर्ग। इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको याद रखें। अयोग वाह स्वर कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा।
ये होते क्या है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें ना स्वर की कैटेगरी में डाला जाता है ना व्यंजन की कैटेगरी में डाला जाता है। इसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब अपना कोई मतलब नहीं है, इसलिए अगर इसको आप लगा दो तो क्या मतलब है इसका, कोई नहीं है। ठीक है, ये स्वर व्यंजन के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, इनको एक साथ किसी स्वर या व्यंजन के साथ ही प्रयुक्त करना पड़ता है। ठीक है, अब एक और है अनुनासिक चंद्र बिंदु, ये आप याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो आपको याद रहनी चाहिए, वैसे कोई इतना वो नहीं है। अगर हम आगे बात करें लिपि, देखिए ये अब बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहां स्लाइड लगा दी, इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन पूछ ले, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज किससे पूछ सकता है। देवनागरी, जो देवनागरी लिपि है उससे कौन कौन सी भाषाएं बनी है, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कोंकणी और नेपाली। गुरुमुखी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी से पंजाबी, और ये तो सब आसान है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, लिपि होती क्या है, किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिएगा। हिंदी हमारी किससे बनी है, देवनागरी से, पंजाबी किससे बनी है, गुरुमुखी से, इतनी बस बात याद रखिए, सफिशिएंट है। अब व्यंजन की चलिए अगली स्लाइड में बात करते हैं, अगली स्लाइड में आपको अच्छे से दिखा रखा है। देखिए व्यंजन क्या होता है, स्वर के बारे में जाना, स्वर होते हैं 11 और 2, 11 होते हैं मूल और हमारे एक्स्ट्रा में होते हैं 2 अंग और आहा वाले, अंग और आहा वालों को कहते हैं अयोग वाह, आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात उच्चारण में रुकावट होती है, उसे कहते हैं व्यंजन। जैसे कि क, क, क और आ, क और आ से मिलकर बना है ये, ख, खा और आ से मिलकर बना है ये। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब यहां पर स्वर की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया। मूल इसके कितने होते हैं, 33, और अगर मैं आपसे बोलूं कुल इनके व्यंजन कितने होते हैं, तो अब इसकी बात करते हैं। व्यंजन हमारे होते हैं 2, एक तो मूल मैंने आपको बता दिए 33, और कुल कितने होते हैं 39, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आप अगर देखना चाहें तो आप उन नंबरों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इनके बारे में हम मेजॉरिटी में बात करेंगे और इनके बारे में भी थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। पहले इनके बारे में बात करेंगे 33 के। तो 33 कहां से शुरू होते हैं, क से लेकर हा तक होते हैं। कहां से, क से लेकर हा तक होते हैं, पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। जो 32 व्यंजन है इनको 3 पार्ट में काटा गया है, चलिए देखते हैं। एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, एक होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। अब इनको किस तरीके से हमें जानना है इसके बारे में देखते हैं। देखो, जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है क से मा तक, और इन दोनों के बारे में रुकिए अभी, ये आप याद रखिए। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, और ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे 4। चलिए इनके बारे में यही बता देता हूं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जब हमारे जीभ, हमारे दांत, तालू, ये जो पूरे मुंह का यूज होगा उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। कोई ना कोई पार्ट किसी ना किसी पार्ट से टच होगा। अगर मैं बात करूं अंतस्थ व्यंजन, ये अंदर से ही निकलेंगे, यह, र, ला, वह, अंदर से ही निकल रहे हैं, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे। ठीक है, और अगर मैं बोलूं ऊष्म व्यंजन, जब इनको बोलने में हमारे अंदर से गर्मी निकलेगी, जैसे बोलो श, श, हा, तो इनमें बोलने में जब हमें गर्मी निकल रही है वो हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। नंबर याद रखने बहुत जरूरी है, 25, 4, 4, और 25, 4, 4 कितने हो गए, 33। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने मूल व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन क्या है यहाँ पे, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओठ का स्पर्श होता है, मतलब कोई भी एक दूसरे से टच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। आपको ये बात याद रखनी है। इनके 5 ग्रुप में काटा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो का वाला वर्ग है ना, क, ख, ग, घ, औणा, ये वाले वर्ग है ना, जो ये क्या है हमारे कंठ, मतलब इसे हम अपने कंठ से बोलते हैं, जो गले में कंठ लटक रहा होता है ना, वहां से बोलते हैं। तो कैसे, क बोल के देखो, क, ख, ग, घ, तो वो हमारा कंठ से निकल रहा है, तो आपको ये याद रखना है। अगर मैं बोलूं चा वाला वर्ग, चा वाला वर्ग तालु से है, मतलब जब हम इन्हें बोलते च, तो हम क्या अपनी जीभ को ऊपर, जो हमारे नीचे वाला जबड़ा है, एक ऊपर वाला जबड़ा है, तो ऊपर वाले जबड़े में हम किसे टच करते हैं, च, छ, ज, झ, अइया, तो ऊपर वाले को टच कर रहे हैं, तो इसे तालु कहते हैं। अगर बात करें ट वाला वर्ग, ट वाला वर्ग क्या होगा, ट, ठ, इसमें क्या, जीभ को देखो आप ऊपर टच करोगे और मोड़ोगे, देखो ट, ये बिल्कुल मुड़ती है,
तो क्या है हमारी मूर्धावाचक, जीभ मुड़ रही है। अगर बात करें चौथा हमारा त वाला वर्ग दंत, इनको जब हम बोलते हैं तो दांत में अपनी जीभ मारते हैं, देखो त ध द ध न, तो जीभ आगे मार रहे हैं ना, तो ये क्या हमारे दंत। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर पा वाला वर्ग की बात की जाए, प फ ब भ म, इसको क्या हम होंठ से बोलते हैं, देखो प, होंठों को दबाया, प फ, दबाना पड़ रहा है ना, तो ये हमारे होंठ वाले वर्ग हो गए। ये 5 यकीन मानो कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया तो यही पूछ लेगा या तो नंबरिंग पूछ लेगा, यही कॉम्प्लेक्स है इसमें, और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। 5 कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें अंतस्थ, अंदर से निकलने वाले कौन से हैं? 4 ही हैं, रट लो इनको, यकीन मानो आपको यहां से क्वेश्चन आराम से कर लोगे। य र लव, य र लव, य र लव, 3-4 बार देखोगे आराम से आ जाएगा, अगली बार में क्वेश्चन करा दूंगा बिल्कुल क्लियर। अगर उस व्यंजन की बात की जाए, मतलब गर्मी, अंदर बोले श, तीनों स, तीनों श याद कर लो और ह याद कर लो, तीनों श और ह, ये हमारे कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। मतलब इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से घर्षण के कारण गर्म वायु निकलती है, मतलब अंदर से अंदर घर्षण होता है जिसकी वजह से गर्म निकलती है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा इनमें से कौन से उष्म व्यंजन नहीं है या है, ऐसे पूछ लेगा। तो आप याद करो सारे श और ह, ये हमारे कौन से उष्म व्यंजन। अब बात करते हैं हम अपनी और आगे टॉपिक बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब हमने कितनी 33 की बात करी है, उसके अलावा भी तो होते हैं, कितने? टोटल 39 की मैंने आपको बताया ना, कुल कितने होते हैं? 39। तो और बाकी क्या होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। चलो देखो, अब हमने क्या बात की है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें हम 2 को मिला रहे होते हैं। जब 2 हम मूल मिलाएंगे, 2 मूल मिलाने के बाद एक बनेगा, वह हमारे होंगे संयुक्त व्यंजन। नाम से पता चला, मिलाना, संयुक्त करना। तो 4 हैं हमारे पास, कौन से? छत्री वाला छ, और त्रिशूल वाला त्र, ज्ञा वाला ज्ञानी, और मतलब ज्ञा वाला ज्ञानी वाला ज्ञा, और श्रुति वाला श्रा। ठीक है, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब ये छत्री से हम किसको मिलाते हैं? क और श को, क्षत्रिय। ठीक है, जो वाला छ, और त्रिशूल में ता और र मिला रहे हैं, ज्ञा में ज और अय्या मिला रहे हैं, और अगर जो श्रुति श्र में श, मतलब बड़ा वाला श का हलंत, बड़ा वाला श का हलंत और रा मिला रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा। मिश्र व्यंजन मीन इसको कहते हैं, श्रुति को, ये जो श्र होता है इसको मिश्र व्यंजन कहते हैं। याद कर सकते हैं तो करिए, वैसे पूछा नहीं गया है, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं डीएसएसबी के, उसमें ये नहीं पूछा गया है। अगर बात करें हम उच्चारण के तरीके से, हमने इनको किस कैटेगरी में बांटा गया है उसके बारे में बताया गया। देखो, हम कंठ से बोलते हैं, बात की है ऊपर, क को कंठ से बोलते हैं, तो वो वाला ही है क ख घ और ह, कंठ। उच्चारण के से ह भी यहाँ इंक्लूड हो गए। देखो, क तो आपसे पूछने वाला अब रहा, क्योंकि आप सब जानते हो कंठ से क बोलते हैं, लेकिन हा पूछ सकता है। कंठ जीवा, कंठ मूलीय, ये पूछा नहीं गया। ताल वाला आप याद रखिएगा, ताल से यहाँ पर क्या था? चा की सारी कैटेगरी थी, वो चा वाली तो सारी कैटेगरी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर य, बड़ा वाला श और ज्ञा जुड़ गया है। ये पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, मूर्धा, इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं गया इसलिए इस पे जोर नहीं देंगे। नासिक से आप देखना चाहे तो देखिए, जो न से निकल, मतलब डण, अय्या, ड, न, म, ये सब ना से निकल रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा बोल कर भी आप देख लेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रत्यय के आधार पर। अब क्या है? सांस, कितनी हम सांस छोड़ रहे हैं, कितनी हम सांस ले रहे हैं बोलने के लिए, तो 2 कैटेगरी में काटा गया इनको, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब कम सांस छोड़ रहे हो, महाप्राण मतलब ज्यादा सांस छोड़ रहे हो। तो ये क्या हो गया? हमारे कैटेगरी में काटा गया। कैसे काटा गया मैं आपको बताता हूं। अल्प जो प्राण होता है, इसमें हम देखो, हमारे पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 वाली कैटेगरी में 1 3 और 5 वाले को हमने किसमें? अल्प प्राण में डाला है। क ख ग घ, है ना? आप बोल के देखो कैसे बोलते थे, क ख ग घ, च छ ज झ, ज्यादा बोलते थे ना। तो जिसमें कम हवा निकाल रहे हैं वो किसमें? 1 वाले पार्ट में, 3 वाले पार्ट में और 5 वाले पार्ट में कम हवा निकल रही है, तो इसे हमने अल्प प्राण में डाला है।
और ज्यादा हवा किस में निकल रही है? 2 और चौथे में। तो इसे कहाँ? महाप्राण में डाला है। आप देख सकते हैं क ख ण य र ल व, इसमें कम निकल रही है, लेकिन ख घ छ झ श श, तीनों स तो इसी में है, आपको याद रखना है। तीनों श ह ये तो एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इनको याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है वैसे असल में, ठीक है। आप और एक बार इसको चार्ट को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्वरंती प्रयत्न, स्वर तंत्री के प्रयत्न के आधार पर, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। घोष, घोष कह लो या संघोष कह लो, और अघोष कह लो, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको याद रखना। मतलब तारत्व के आधार पर आप इसको स्वर तंत्री की जगह तारत्व पढ़ लीजिए। तारत्व के आधार पर इसको कैटेगरी की गई है, घोष और अघोष। घोष क्या है? वो जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 3 4 5, तो 3 4 5 को तो हमने किस में डाला है? घोष में, और अघोष में हमने डाला है 1 और 2 को। ये जो कैटेगरी है ना 1 और 2, वो हमने डाला है किसमें? अघोष में। आपको फिर देखें, अब देखिए श, तीनों वाले श और ह वो एक ही ग्रुप में है, किसमें? अघोष में। आपको याद रखना, ये तीनों को एक ही साथ ग्रुप में रखिएगा। 3 ऑप्शन आ जाए ना, तो बाकी चौथा ऑप्शन उसको अलग हटा ही दीजिएगा। अगर संघोष की बात की जाए, संघोष कह लो या घोष कह लो, ये कौन से हमारे? तीसरे, चौथे और पांचवे वाले। आपको ये एक बार देख लेना है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके कि अघोष, अघोष वर्ण कौन से हैं? जो कि हमारे पहले और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, प्लस पहले दूसरे प्लस स, तीनों स और हा, ये सारे कौन से हमारे? अघोष है। याद हो जाएगा, आप अगली बार क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना, आपको सब याद होगा। व्यंजन की वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, ये भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्धी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलने में संघर्ष होता है, मतलब हलंत वाली चीजों को बोलने में थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है ना। अर्ध व्यंजन, पार्श्व व्यंजन, और नासिक व्यंजन, और प्रकंपित व्यंजन, जिनको बोलने में थोड़ा सा कंपन हो और नाक से बोले, वो ये हमने पढ़ लिए हैं, इसको बार बार अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो लगी है कि हाँ इंफॉर्मेटिव थी, आपके लिए डीएसएसबी के लिए सफिशिएंट थी, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यह हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद।